हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 47th बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का सीरीज है ये, है ना फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग 67th बीपीएससी से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग 47th बीपीएससी तक देख रहे हैं। फ्रेंड्स, बीपीएससी में जब 150 क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेडिशन चला था, वो 47th भी बीपीएससी चला था। हम लोग यहाँ तक से देखना स्टार्ट सेट बनाना स्टार्ट किए हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। फ्रेंड्स, रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और फ्रेंड्स हम लोग इस चैनल पे ना सभी ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। इसलिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 क्वेश्चन का कवर अप भी हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, ये सीरीज भी जरूर देखिए, है ना। जो यूनिटेरिया का करंट अफेयर्स का सीरीज बिहार स्पेशल का चल रहा है, वो सभी आप लोग देख के अपना तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो इतिहास के सेक्शन होगा और प्राचीन भारत का इतिहास का होगा। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो फ्रेंड, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है वो कुंडलवन कश्मीर में, है ना, कुंडलवन कश्मीर में चौथा बौद्ध सभा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। हम लोग चारों पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो 400, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। ठीक है, और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, और अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है, पहला। दूसरा बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था, और शाबक मीर, है ना, शाबक मीर की अध्यक्षता में हुआ था, और कलाशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है, तीसरा बौद्ध संहति का आयोजन जो है वो 249 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना, मोगली पुत्र कृष्ण की अध्यक्षता में हुआ था, और अशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है, चौथा बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो, है ना, अभी जस्ट हम देखे ना, प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, है ना, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, और कनिष्ठ के शासन काल में हुआ। फ्रेंड्स, आज का एक क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है, किस बौद्ध सभा में जो है वो शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया? तो फिर वो ढूंढ लेंगे। शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक का जो संकलन जो है वो प्रथम बौद्ध सभा में किया गया था। ठीक है, स्थविर एवं महासंघी में विभाजन जो है वो द्वितीय बौद्ध सभा में हुआ था। ठीक है, अभिधम पीठक का संकलन जो है वो तृतीय बौद्ध सभा में हुआ था, और हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन वो चतुर्थ बौद्ध सभा में हुआ था। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, बौद्ध सभा का आयोजन स्थल से एक क्वेश्चन तो हर साल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है? तो है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज ने फिर वो इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसके माध्यम से मौर्यकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन का विवरण प्राप्त है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है वो 7 भागों में विभाजित था। ध्यान रखें फ्रेंड्स, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, हर्षचरित नामक पुस्तक जो है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित पुस्तक को बाण भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से वर्धन साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन पर विवरण धार्मिक जीवन का विवरण मिलता है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, कादम्बरी पुस्तक की रचना भी बाण भट्ट ने की है। फ्रेंड्स, हर्षचरित की रचना भी बाण भट्ट ने की है, और कादम्बरी, है ना, कादम्बरी, ध्यान रखें, कादम्बरी की भी रचना जो है बाण भट्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन था? मुद्रा राक्षक नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त था। मुद्रा राक्षक एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसके लेखक विशाख दत्त है। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य संबंधित राजनीतिक सफलता का विवरण मिलता है। ठीक है, उसमें तो मुद्रा राक्षक। ठीक है, मुद्रा राक्षक पुस्तक की रचना 4वीं शताब्दी में की गई थी। इसके नाटक का जो है हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। तो फिर क्वेश्चन पूछेगा, मुद्रा राक्षक का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडल ग्राम, वैशाली के कुंडल ग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम जो है वो क्या था? तो सिद्धार्थ जो है उसका पिता का नाम था, और माता का नाम त्रिशला थी। ठीक है, त्रिशला था। भगवान महावीर जैन धर्म के जो है वो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुर में इसकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध के बारे में पूछ रहा है ना, महापरिणाम कहाँ हुआ था? तो फिर वो कुशीनगर में हुआ था, है ना, मल्ल गणराज्य में। देखिए, ये भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर में होती। ठीक है, महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट पे जो है उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है सारनाथ में, है ना, पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया, और सबसे ज्यादा उपदेश मतलब सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? फिर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन जस्ट हम देखे ना, कहा तो सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश जो श्रावस्ती में दिया था। देखिए,
बौद्ध धर्म के धम्मचक्र परिवर्तन से तात्पर्य महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया उसका उपदेश है, जिसे धम्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था और सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो फिर मगध की प्रथम राजधानी गिरिवज या राजगीर में दी गई थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो फिर वो अर्थवेद में मिलता है ना, ध्यान रखेंगे। मगध राज में तत्कालिक कौशल वश एवं अवंती को मिला लिया गया था, जिसके बाद मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन स्थापित हुआ था? तो फिर नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश ने भारत में लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल जो 332 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था, इस वंश मौर्य वंश का शासक है ना, और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वो बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रमुख केंद्र था। फिर वो मौर्य काल में तक्षशिला जो है शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। तक्षशिला प्राचीन भारत के गंधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व का महान विश्वविद्यालय में से एक था। इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य है ना, चाणक्य आचार्य थे। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के वर्ष 405 में चीन यात्री हायान ने भी यहाँ की यात्रा की और तक्षशिला विश्वविद्यालय को वर्ष 1980 ईस्वी में फिर विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड आपके 47वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपने वाणी को उस भाषा में लिखे जिसे उसके भक्त समझ सकते थे, है ना। ये पेन का ऐसे सभी भक्ति संतों में एक समान विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिस भाषा को उसके अनुयायी अच्छे से समझते थे। उदाहरण के लिए गुरु नानक ने पंजाबी भाषा में तथा कबीर ने अवधी भाषा में अपने विचार भक्तों के समक्ष प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहस्सिब जो है वो लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था। मुगल काल में मुहस्सिब लोक आचरण अधिकारी था। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रजा इस्लाम के कानूनों के अनुसार आचरण कर रहा है या अथवा नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। वो देवगिरी का शासक जो टाइम रामचंद्र देव था। देखिए 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इस आक्रमण के बाद रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का दावा किया था, परंतु रामचंद्र के पुत्र शंकर देव ने इस भुगतान को रोक दिया था। तत्पश्चात फिर से आक्रमण किया जाता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश की स्थापना जो है वो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऐबक को मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर वो लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान खेलते समय हो जाती है और दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड आपके 47 बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो फिर वो 1828 ईस्वी में वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक संगठन था। ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़िवादी जैसे सती प्रथा, ध्यान से सुनिए, सती प्रथा, बाल विवाह आदि को समाप्त किया गया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो फ्रेंड सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का मुख्य उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। इस ग्रंथ में कुल 14 अध्याय हैं। इसमें तो सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज मतलब स्वदेश शब्द का प्रयोग इसी में किया है। इसमें तो सत्यार्थ प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुशीलन समिति थी। तो फिर अनुशीलन समिति जो एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति औपनिवेशिक काल में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल में बनाई गई एक अंग्रेजी विरोधी गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने मिलकर किया था। इस समिति का उद्देश्य बंकिम चंद्र चटर्जी के बनाए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। इस वजह से इसका नाम अनुशीलन समिति पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से था। इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं का रक्षा करना था। इस नीति में शामिल किए गए राज्यों को उसके स्वयं के खर्चों पर
बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मजदूर संघ की समस्या का समाधान करना एवं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, है ना फ्रेंड्स, हुई थी। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल थे। इसका कार्यकाल 1940 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक था। इन्होंने ही महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहकर पुकारा था, विस्टन चर्चिल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद के उन विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद के उन आंदोलन विद्वान का नाम क्या है, तो वो है अब्दुल कलाम आजाद। फ्रेंड्स देखिए, देवबंद आंदोलन सुन्नी इस्लाम के भीतर एक पूर्ण उदारवादी आंदोलन था। भारत में यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद देवबंद शाखा से ही संबंधित थे। आजादी के बाद अब्दुल कलाम आजाद को जो है वो देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? तो फ्रेंड शारदा मणि जो है वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण संघ में वे श्री मां के नाम से जानी जाती थी। शारदा मणि का जन्म 1853 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। शारदा मणि का रामकृष्ण परमहंस के साथ विवाह 5 वर्ष की आयु में हुआ था। वर्ष 1920 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बेलूर मठ में इसकी समाधि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस के चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल करने का निर्णय लिया गया था? दिसंबर 1946 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1956 ईस्वी में भारतीय सेना में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। यही कारतूस 1857 ईस्वी के क्रांति का जो है वो तत्कालिक कारण बना। इसमें चर्बी वाले कारतूस को दांत से काटकर राइफल की नली में भरना होता था, जिससे हिंदू मुस्लिम की भावना को ठेस पहुंचा था। भारत में 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत जो है वो 10 मई, ठीक है, 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो फिर वो 1920 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। यह संगठन केवल व्यापारियों ही नहीं बल्कि किसानों का भी हितैषी संगठन था। इस संगठन का मानना था कि कृषि और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड शिशिर कुमार घोष जो है वो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र है। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पारित होने के बाद यह पत्रिका अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगी थी। ठीक है, यही पत्रिका जो रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, किसने कहा था अंग्रेजी आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो फिर यह कथन किसका है? तो सर सैयद अहमद खां का यह कथन है। सर सैयद अहमद खां के अनुसार कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था। सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों को लोगों से दूर रखना एवं निष्फल बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो फिर वो तेज बहादुर सप्रू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इन दोनों के मध्य समझौता कराने में तेज बहादुर सप्रू का योगदान सराहनीय रहा था। इन समझौते के तहत गांधी तथा इरविन के मध्य राजनीतिक समझौते हुए, जिसमें हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का उद्देश्य दिया गया था। तत्पश्चात क्या होता है ना, गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। अरविंद घोष ने अपना यह सिद्धांत अंग्रेजों के खिलाफ लागू किया था। इसका यह मानना था कि जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाते तब तक उनका विरोध जमकर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचालक था? लीडर, है ना, लीडर समाचार पत्र, लीडर अखबार। लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, यह समाचार पत्र उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। यंग इंडिया के संस्थापक जो है महात्मा गांधी, जबकि न्यू इंडिया के संस्थापक एनी बेसेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवेल
दोनों से वार्ताएं की। तो फिर वो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। देखिए क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 ईस्वी में भारत आया था। उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है, वर्ष 1945 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल भी भारत की यात्रा आए। अतः क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता करने वाले व्यक्ति अब्दुल कलाम आजाद थे। ये वर्ष अब्दुल कलाम आजाद जो है वो 1940 से 1946 तक सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं और सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले भी व्यक्ति यही हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक अवार्ड मतलब कम्युनल अवार्ड कह सकते हैं इसको एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीट दी गई थी? तो फ्रेंड्स हम लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्रमशः 71 एवं 148, 71 सीट जो है वो कम्युनल अवार्ड में, ठीक है, और पूना पैक्ट में क्रमशः 148 कर दिया गया था। फ्रेंड्स सुनिए अच्छा से। 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य सांप्रदायिक अवार्ड तथा 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुनः पैक्ट हुआ था। ठीक है, इसके अनुसार देश के हरिजन के लिए आरक्षित सीट की संख्या 71 से बढ़ाकर, है ना, 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो फिर वो था जमुना लाल बजाज। देखिए जमुना लाल बजाज एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उद्योगपति कहे या व्यापारी भी थे। ठीक है, 1920 से 1942 ईस्वी तक कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष रहे। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जमुना लाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी थी। इसकी मृत्यु जो है वो 1942 ईस्वी में, है ना, वर्धा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1899 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो फिर वो था बिरसा मुंडा। मुंडा आंदोलन के जनक बिरसा मुंडा थे। यह आंदोलन 19वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशिक के खिलाफ सबसे सशक्त प्रतिक्रिया थी। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने काफी सक्रियता से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का विस्तार झारखंड में भी था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो स्वामी सहजानंद ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं सचिव जो वो एन.जी. रंगा थे। इस सभा की स्थापना का उद्देश्य किसानों की समस्या को सुनना एवं उसका समाधान करना था। सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है वो 1889 ईस्वी में, जबकि मृत्यु जो है वो 1950 ईस्वी में हो गया था। इन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो फ्रेंड्स, बिहार विशेष से रिलेटेड आपके 47 बीपीएससी एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए फिर ये क्वेश्चन पुराना है, इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। देखिए बिहार में फरवरी 2005 में अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। कितना सीट पे? तो 93 सीट पे हुआ था। बिहार में फ्रेंड्स विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 243 जो बिहार में विधानसभा सीट की संख्या है। ठीक है, जिसमें फ्रेंड 38 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है और 2 सीट जो है 2 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। बिहार विधान परिषद में फिर वो 75 सीट है। ठीक है, बिहार लोकसभा में फिर वो 40 सीट है। ठीक है, जिसमें 6 आरक्षित सीट है और वही बिहार राज्यसभा के लिए बिहार से 16 सीट है। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रख लेंगे इसके अकॉर्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं फिर वो नदियां हैं कर्मनाशा, गंडक एवं घाघरा। ये नदी जो है वो बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच कर्मनाशा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी तथा गंगा नदी सीमा बनाती है। कर्मनाशा को अशुभ नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के कुल 8 जिले जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार पर क्या है? 2002 के अनुसार पूछा तो वो 30.9 था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगा अनुपात जो है वो 918 है प्रति 1000। ठीक है, पुरुष पर बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2003 को बिहार का कोयला का अनुमानित भंडार कितना था? तो 1 जनवरी 2003 को पूछा तो वो 116 लाख टन था, 116 मिलियन टन था। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है तो वो 48.18। ठीक है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात जो है वो 48% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो वो बिहार करता है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ ना, इसलिए हम लोग बिहार लगाए। तो बिहार। ठीक है, वर्तमान समय में भारत अभ्रक के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए पॉपुलर था? तो फिर वो बिहार। 18वीं सदी के समय बिहार बंगाल का हिस्सा अफीम उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध था। विशेषकर बिहार में फिर वो अफीम का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1955 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो फिर मेजर बारो को हराया था। देखिए संथाल विद्रोह जो है वो
55-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। दोनों भाई था, ठीक है। यह विद्रोह का विस्तार वैसे तो बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में था, परंतु इस विद्रोह का मुख्य प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना की 10 टुकड़ी भेजी गई थी, परंतु मेजर बारो की सेना को इस विद्रोह में पराजित होना पड़ा, ठीक है। इसके बाद फिर वो थॉमसन एवं एलेक्जेंडर के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिन्होंने बलपूर्वक से विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। तो वो 26 अप्रैल है ना 1858 ईस्वी को हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के जगदीशपुर में है ना 1777 ईस्वी में हुआ था। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सेना का जमकर विरोध किया। इसकी मृत्यु जो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई अमर सिंह जो है वो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फिर वो फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुआ था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बिहार से इस संगठन की बैठक में शामिल होने वाले क्रांतिकारी व्यक्ति थे, है ना, फणीश्वर नाथ घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजादी के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की आजादी के समय कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो जेपी कृपलानी थे, ठीक है। जबकि 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का अधिवेशन जो वो गया में हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन 1922 गया में आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। वर्ष 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड आपके 47 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या, तो केंद्र सरकार का होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जो राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य सेतु का कार्य करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का क्या होता है, तो प्रमुख कहे या प्रधान होता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो वो संसद को दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक के मध्य जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार संसद को है, जबकि इसके उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने का अधिकार उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों को है, ठीक है। अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो व्यक्ति क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय, 232 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत जो वो उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले की सुनवाई हेतु जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो फिर भारत के राष्ट्रपति जो है वो संसद के द्वारा हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने से 14 दिन पूर्व उन्हें सूचित करना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? जो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय, जिसे 42वां संविधान संशोधन करके राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है ना। देखिए, संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र सूची है ना, संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन किया गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सरकार, ठीक है, तथा केंद्र सरकार दोनों साझा अधिकार को वर्णित किया गया है, ठीक है। वर्तमान में इस सूची में वो 52 विषय हैं, किसमें, तो समवर्ती सूची में, ठीक है, जिसमें शिक्षा, श्रम, कल्याण, समाचार पत्र, वन, परिवहन, नियोजन आदि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज स्थापित की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो वो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। इस समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। इस समिति में जो है वो पंचायत की त्रिस्तरीय है ना 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की बात कही गई थी। वर्ष 1993 में जो है वो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो फिर वो 2026 तक यथावत रहेगा। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा 2000 तक कर दिया गया था, परंतु 2001 में जो फिर क्या हुआ था ना 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में आरंभ किया गया था। तो राजस्थान और कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में
लागू किया गया था। देखिए, वर्ष 1958 में राष्ट्र विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार किया और तथा 2 अक्टूबर है ना 1959 ईस्वी को राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश को पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य और लोकसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के कारण मनोनयन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय जो है वो राज्य सरकार का होता है। पंचायती चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज की अवधि जो है वो करीब ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है। ग्राम पंचायत की बैठक जो है 2 माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की संरचना में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य शामिल होते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिकों को भाषण देने, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है। अनुच्छेद 19(a) के द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो वो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान के 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इस संशोधन का महत्व इस दृष्टि से भी है कि इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता सबको जोड़ा गया था। यह संशोधन आपातकाल 25 जून 1945 से जो 21 मार्च 1947 के दौरान किया गया था यह संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड उस टाइम जब धारा 370 जब नहीं हटा था उस टाइम का एक क्वेश्चन है। तो उस टाइम जो है भारत के राष्ट्रपति जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता था। देखिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। ठीक है, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी का प्रधान होता था। राज्यपाल राज्य एवं केंद्र के बीच एक सेतु का कार्य करता है। भारतीय संघवाद को बढ़ावा देने हेतु राज्यपाल का पद भी अति महत्वपूर्ण है। डिफेंस ध्यान रखेंगे, जब ये 370 नहीं था तभी का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब ऐसा नहीं होता है। उसे फिर आप केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग फ्रेंड्स भारत का भूगोल से आपके 47th बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उत्पन्न होती है? महासागर में ऊंची जल तरंग है वो चंद्रमा से उत्पन्न होती है। महासागर में ऊंची जल तरंग के उत्पन्न होने का कारण सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल होता है। ठीक है, सूर्य के पृथ्वी से अधिक दूरी होने के कारण चंद्रमा का आकर्षण बल ही प्रभावी माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो चंद्रमा ज्यादा दूर है, चंद्रमा जो कम है, इसलिए सूर्य का आकर्षण बल माना जाता है, प्रभावी माना जाता है। एक दिन में 2 बार समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। ठीक है, और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ठीक है, उच्च ज्वार तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होती है। तो उच्च ज्वार कब आएगा? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में होती है तो वो उच्च ज्वार आता है। इस कारण पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। उच्च ज्वार के विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी चंद्रमा जो है संकोन दशा में होती है तो निम्न ज्वार की उत्पन्न होती है। इस कारण निम्न ज्वार 2 पक्षों की अष्टम या सप्तम में उत्पन्न होती है। पक्ष समझ रखें, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, है ना। जब चंद्रमा जो है वो अमावस्या के बाद जब चंद्रमा छोटा दिखना स्टार्ट होता है और बड़ा जो दिखता है, इसे फ्रेंड शुक्ल पक्ष कहते हैं। इस चंद्रमा जब पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे घटता जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो 8वीं है ना, ये कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो फ्रेंड सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है बीच में आ जाता है। देखिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक, है ना, जब सूर्य का एक भाग से ढल जाएगा चंद्रमा से तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, जब पूरा भाग छिप जाता है, पूरा तो नहीं छिपता है, ऐसे सूर्य है इतना हो जाता है ना, क्योंकि चांद छोटा है ना सूर्य से, तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन होता है। तो फ्रेंड सबसे छोटा दिन कब होगा इनमें? 22 दिसंबर को होता है ना, नहीं दिया हुआ है, आप लोग समझ लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। सूर्य जो है वो 21 जून को लंबक चमकता है, जिस वजह से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उसी तरह 22 दिसंबर को सूर्य है मकर रेखा पर लंबक होता है, जिससे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। तो क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटा दिन, तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध के दक्षिणी गोलार्ध नहीं कहा है ना, आप लोग समझ जाइएगा इससे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिए फ्रेंड, बाढ़ बाढ़ जो है ना उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी क्षेत्र में आता है। भूकंप हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में भूकंप आता है। सूखा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, सॉरी ध्यान रखें उत्तरी उड़ीसा, और चक्रवात है वो मध्य पूर्वी भारत में। ठीक है, ये सीक्वेंस है आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजक वर्ष मतलब ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? तो फिर वो 1921 का ईयर। देखिए 21 को ग्रेट डिवीजन ईयर कहा जाता है क्योंकि इस वर्ष जो है 1911 से, है ना, 1921 के दशक में महामारी एवं विभिन्न कारणों से देश की जनसंख्या में वो 0.39% की कमी आई थी। ठीक है, 1921 से 1931 की जनगणना एवं 1931 से 1941 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना 1921 से 31 में 11%, 11.1%, और 1931 से 1941 के बीच 14% दर्ज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता में के राष्ट्र औसत से नीचे है? वो उड़ीसा हो जाएगा। देखिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा की साक्षरता जो है 68.8% थी, जबकि बिहार की साक्षरता जो है वो 54.1% थी 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, सबसे न्यूनतम थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर बढ़कर कितना हो गया फ्रेंड? 61.8% हो गया। यही फिर भी ये आंकड़े अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो फिर वो है महाराष्ट्र। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है वो महाराष्ट्र। कितना प्रतिशत है वो? 50.82 मिलियन, जबकि बिहार की शहरी आबादी जो है 11.76 मिलियन। बिहार की कुल आबादी का 11.29 जो है वो शहरी आबादी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो फिर वो बिहार में। वर्ष जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 54.1% से देश में सबसे निचले पायदान पर थी, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है वो 61.8% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स विश्व का भूगोल से रिलेटेड आपके 47th बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं मतलब कॉमन बॉर्डर है तो किसके किसके साथ है? तो देखिए लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ तथा मिस्र के साथ। देखिए इजराइल जो है भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित एक छोटा सा देश है जिसके उत्तर में जो है वो लेबनान, पूर्व में जो है वो सीरिया, ठीक है, सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण में जो है वो मिस्र के साथ सीमा लगता है इजराइल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ जो है रेल मार्ग दिया हुआ है, उसे जोड़ने वाले स्थल दिया हुआ है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ये जो है वो पेरिस से वारसा तक जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ये जो है वो ब्यूनस आयर्स से वालपराइजी तक जाता है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो रेल मार्ग जो है लेनिन ग्राद से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है, उसके बाद है ओरिएंट रेल मार्ग, ओरिएंट रेल मार्ग जो है वो पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। ये फ्रेंड्स सीक्वेंस को आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय क्रांति के संबंध में क्या सही है? फिर इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों के बीज उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, ये सही है। उसके बाद जो सही है उसका इसका लक्ष्य जो है पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ जो है उत्पादन का समाकलन करना, है ना। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है ना सही है द्वितीय क्रांति के विषय में। देखिए भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य था प्रथम हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्र जैसे बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि क्षेत्र में बीज उर्वरक तकनीक का प्रयोग कर खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ साथ पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा देना। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 2010 से 2011 में शुरू हुई है। क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, तो ये पहला सही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है, ये भी सही है। ठीक है, देखिए भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाले प्रमुख क्षेत्र उद्योग है, ये भी सही है। सही नहीं है तो विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उत्पादन में न्यूनतम स्थान भारत नहीं है। ठीक है, विश्व में, तो यही गलत है। ऑप्शन बी जो है वो गलत हो गया। देखिए विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग की दृष्टिकोण से सबसे ऊपर आइसलैंड, ठीक है, जहाँ पे 53,832 किलोवाट पर आवर है, जबकि सबसे नीचे सूडान है। भारत प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग में 805 किलोवाट पर आवर और 3,927 किलो आवर पर व्यक्ति ऊर्जा उपभोग करता है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर सही है तो मनन करना है। देखिए 1991-2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है लगभग 21% हुई, फ्रेंड ये सही है। ठीक है, पहला सही होगा। वर्ष 91 की जनगणना के अनुपादन उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आई है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन
4 जो है वो सही है। देखिए हम सुन लेते हैं। वर्ष 1991 2001 के बीच भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 21.5% रही, जबकि 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 17.6% रही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की शहरी आबादी देश में सबसे अधिक है। यह 50.83 मिलियन है, जो देश की कुल शहरी आबादी का 13.48% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? फिर वो बिहार है। बिहार में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। 2019 से 2020 के दौरान मौजूदा कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.34 लाख रुपए है। ठीक है, जबकि 2018 है ना 2018-19 के दौरान यह 1.26 लाख रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से पटना सर्वाधिक उच्चशील जिला है, जबकि शिवहर जो है सबसे निचले पायदान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार की अधिकतम राजस्व प्राप्ति होती है? तो है वो निगम कर से जो है सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्ति होती है। सरकार को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निगम कर से अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों को प्राप्त होने वाली लाभ पर लगाया जाता है। इस कारण इसे कंपनी लाभ कर भी कहते हैं कहा जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं केंद्र सरकार द्वारा ही वसूला जाता है। इसे राज्य के मध्य जो है नहीं बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से कौन नहीं है? तो ब्याज दरें जो है वो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ब्याज दर जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार के उन नीतियों से है जो खर्च, निवेश और टैक्स की दरों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसका उद्देश्य टैक्स की दरों और सार्वजनिक खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि महंगाई बढ़े बिना आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्र आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है क्या होता है? तो बढ़ता जाता है। देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्र आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है वो बढ़ता जाता है। तृतीय क्षेत्र को जो है वो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत वित्तीय सेवाएं, परिवहन, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श आदि क्षेत्र आते हैं। तृतीय क्षेत्र की विनिर्माण की प्रक्रिया और उपभोक्ताओं तक पहुंच में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार तृतीय क्षेत्र मजबूत होने से प्राथमिक क्षेत्र सुकड़ने लगता है। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र दुनिया की सबसे बड़ी तृतीय क्षेत्र गतिविधि है। यहाँ करीब 250 मिलियन लोग कार्यरत हैं। भारत में सेवा क्षेत्र करीब 59% का अंश जीडीपी में प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान हुई थी? तो फिर नाबार्ड की स्थापना जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है ना शिवरामन समिति, ध्यान रखिए है ना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई है ना 1982 ईस्वी को की गई थी। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत ढांचा को मजबूत करने हेतु ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा है ना पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। दूसरे पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना का कार्यकाल जो है वो 1956 से 1961 था। इस योजना में भारी उद्योग एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्थिक नियोजन विषय है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या विषय है? वो समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। इस विषय पर राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बनाने का अधिकार रखता है। इसके अंतर्गत शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, श्रमिक संघ, वन आदि विषय भी आते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्र आय का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो भारत की राष्ट्र आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र, मतलब सर्विस सेक्टर। भारत की राष्ट्र आय का सबसे प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का करीब 59% योगदान है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र में जीडीपी का क्रमशः 14% प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में 27% योगदान है। ठीक है, जीडीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्र आय सामंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो फिर वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्र आय सामंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत में राष्ट्र आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो फिर योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई। यह एक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था है जिसका कोई उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। वर्तमान में इसे समाप्त कर 1 जनवरी है ना 2015 को इसके स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स साइंस का सेक्टर में आ गए, जिसमें हम लोग भौतिकी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 47 बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो फिर यूरेनियम का उपयोग होता है। विद्युत धातु का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में परमाणु रिएक्टर में होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता तथा पिच ब्लैंक है ना
एक्स में इसका निष्कर्षण होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो फिर वो उत्तर की ओर संकेत करती है ना। देखिए, चुंबकीय सुई मतलब मैग्नेटिक मैग्नेटिक नीडल या कंपास पीतल या एल्युमिनियम की गोल डिब्बियां के अंदर केंद्र पर इस प्रकार केंद्रीकृत होती है कि यह क्षैतिज तल से सभी दिशाओं में स्वतंत्र घूमती घूमती है। ठीक है, और सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। हाँ फ्रेंड, ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ साउथ दिशा में इसका रहता है। ठीक है, जो मुख्यतः पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक, पर्वतारोही आदि द्वारा दिशा सूचक यंत्र के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके, है ना, फाइबर को गर्म करके। देखिए, श्वेत प्रकाश प्रतिदीप नालिका के निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। जब फ्लोरोसेंट ट्यूब में विद्युत प्रवाह किया जाता है तो इसमें परावैंगनिक प्रकाश की अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है जो लेपित फ्लोरोसेंट की परत पर गिरकर दृश्य प्रकाश उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, कमरे को ठंडा जो है संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे में संपीड़ित गैस को छोड़ने पर कमरे के तापमान में गिरावट आती है, परिणामस्वरूप कमरा ठंडा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो फिर रंगों को अलग अलग करने का है तरीका, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। देखिए, प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजरने पर आवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन के पश्चात वह 7 है ना, 7 रंगों के प्रकाश में पड़ जाता है। इस 7 रंगे को कौन VIBGYOR है ना की पट्टियां मतलब बैंड में वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विच्छेदन है ना, डायस्प्रेशन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक की काल अवधि, टाइम पीरियड होती है, तो लोलक की उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, ये लोलक पेंडुलम होता है फ्रेंड, इसी की टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है। तो फिर ठंडी में जो है वो इसका टाइम पीरियड कम होता है, गर्मी में क्या होता है ना फ्रेंड, ये थोड़ा बढ़ जाता है, जिस वजह से इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जल जाता है क्लोरीन के कारण, है ना। देखिए, तालाब का जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विद्युतीय ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, कोई उष्मा की हानि नहीं होती है, कोई उष्मा की हानि नहीं होती। देखिए, जब ऊर्जा संरक्षण के नियम लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार ऊर्जा तो न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, किंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अतः इस प्रकार की में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है, अतः कोई हानि नहीं होगी। जबकि यह एक आदर्श स्थिति होती है जब किसी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण में ऊर्जा का व्यय न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम रसायन विज्ञान से रिलेटेड आपके 47वें बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, चूहा मारने का जहर किस रसायन पदार्थ से बनता है? वो पोटेशियम साइनाइड है ना, ये पोटेशियम साइनाइड से बना होता है चूहा मारने की दवा। चूहा मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है जो एक रेडोसाइड रसायन है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इथाइल अल्कोहल जो एक रंगहीन वाष्पहीन द्रव है। ठीक है, जो वर्निश पेंट आदि विलायक के रूप में होता है। ठीक है, क्या परफ्यूम में आयोडीन टिंचर शराब आदि बनाने में उपयोग किया जाता है इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, उसका मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग रबर चिपकाने वाले पदार्थ तथा कीटनाशक पीड़कनाशी के निर्माण में किया जाता है। यह गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल में कौन सी धातु है? तो फ्रेंड्स, पीतल में तांबा और जस्ता धातु है। पीतल का निर्माण जो है वो 70% कॉपर 30% जिंक के मिश्रण से होता है। इसका प्रयोग बर्तन एवं मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है। ठीक, जबकि ये तांबा और निकल मिलाने से फिर क्या बनता है ना, कांस टेंटन है ना, कांस टेंटन बनता है और तांबा जस्ता मिलाने से पीतल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो फ्रेंड, मायोग्लोबिन में जो लोहा होता है। देखिए, मायोग्लोबिन एक प्रकार का हीम प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के लिए इंट्रासेलुलर भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है। इसमें आयरन होता है। मायोग्लोबिन ज़्यादातर मांसपेशी में पाया जाता है जो ऑक्सीजन की कमी के दौरान जीवों के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से बनता है, तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है ना। देखिए, 2H2+O2+ क्या इसका टू क्या होता है फ्रेंडो, H2H2O मतलब क्या होगा, तो वाटर हो गया ना। हाइड्रोजन को जलाने से हमें जल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को जो है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और 1 भाग जो है नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है, जिसे एक्वा कहते हैं। एक्वा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और नाइट्रिक है ना, और नाइट्रिक एसिड के क्रमशः 3:1 की संयोग से बनता है एक्वा। यह एक संक्षारक अभिकर्मक है जिसका उपयोग सोने को
पिघलाने में किया जाता है। इसे रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है, एक्वा रिजिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो फ्रेंड्स शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। इस प्रक्रिया में इनवर्टज इनवर्टज तथा जाइमेज एंजाइम का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स जीव विज्ञान एवं पर्यावरण से रिलेटेड आपके 47वें बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे थे उस पर डिस्कस करेंगे। गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोगी होती है? तो वो नाइट्रोजन। गेहूं की खेती में नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग होता है। इसकी पूर्ति यूरिया से की जाती है। ठीक है। उसका बाद अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो फिर एस्पिरिन जो है वो एक पेड़ से प्राप्त होता है, एक पेड़ से प्राप्त होता है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है, जिसका प्रयोग दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। इसे विल्लो वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन को ध्यान रखेंगे, विल्लो वृक्ष, WILLO विल्लो वृक्ष के छाल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है। एसिड रेन किससे होती है? तो इनमें से हो जाता है कारखानों, है ना, कारखानों से। देखिए, अम्ल वर्षा एसिड रेन मुख्यतः SO मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे प्रदूषण के जल के साथ क्रिया के पश्चात वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आने की घटना, ऐसी प्रदूषकों का मुख्य कारण जो है चिमनियों से निकलने वाले धूल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है वो क्या है? तो कर्नाटक है। कर्नाटक भारत में उत्पादित कुल कॉफी का आधे से अधिक भाग उत्पादन करता है। वही बोलेगा चाय का सबसे अधिक उत्पादन, तो फिर वो असम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग फ्रेंड्स करेंट अफेयर्स की न्यूज में आते हैं। फ्रेंड्स करेंट अफेयर्स का जब वो 47 बीपीएससी एग्जाम हुआ था तो 2008 में हुआ था, तो उस टाइम का करंट अफेयर्स कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का। तो फ्रेंड्स हम लोग करंट अफेयर्स के लिए बता रहे हैं कि हम लोग एसपीडी का करंट अफेयर्स का फ्रेंड हम लोग 800 से प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल पे चला रखे हैं। ठीक है। साथ ही यूरोटेरिया का करंट अफेयर्स का कंप्लीट डिस्कशन फ्रेंड कल ही वीडियो खत्म हुआ है। ठीक है, जिसमें हम लोग हर एक पेज पे जो अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स आया हुआ था यूरोटेरिया का, उसमें हर एक पेज पे डिस्कस किए फ्रेंड्स। और उसके बाद हम लोग 12 सेट प्रैक्टिस कंप्लीट किए। जो 12वां सेट प्रैक्टिस था बिहार मतलब बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड था। फिर हम लोग फ्रेंड यूटेरिया बिहार करंट अफेयर्स पर चर्चा की, जिसपे हम लोग फ्रेंड 15 सेट प्रैक्टिस भी किए हैं। अगर फ्रेंड्स आपने वो सब नहीं दिखाया तो पेज में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। अब हम लोग फ्रेंड जाते हैं मैथ की क्वेश्चन की ओर, जो आप लोग आंसर बता दिया जा रहा है, आप लोग सॉल्व करो। 141 का आंसर जो है वो ऑप्शन में आपको मैच नहीं करेगा। वो आंसर है 17.31 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है 143 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है 144 ऑप्शन नंबर ए 4। उसके बाद है 145 का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स 146 का आंसर जो है वो ये गलत है, इसमें जो है डाटा पर्याप्त नहीं दिया हुआ। ठीक है, 147 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 148 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, 149 में फ्रेंड ऑप्शन, इसमें फिर आंकड़े पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 150 में फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का सीरीज चला रहे थे फ्रेंड, इसमें ये लास्ट हो गया। फ्रेंड्स बीपीएससी का एग्जाम जब से 150 क्वेश्चन का प्रारंभ हुआ था, तो फिर वो 47th बीपीएससी 2008 से स्टार्ट हुआ था। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हुए 67th बीपीएससी तक का कंप्लीट सोल्यूशन देखें, और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन के साथ उसके सभी ऑप्शन पर डिस्कशन करके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कवर अप करने का प्रयास किया गया। ठीक है, हम लोग बिहार स्पेशल में हम लोग इम्तियाज अहमद की पुस्तक को भी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करके मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट